नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जी के पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूं भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाले भाग मध्यकालीन भारत से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आने वाले टॉपिक प्रारंभिक मध्यकाल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा साम्राज्य, सूफी और भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इन्हीं प्रश्नों के पूछे जाने की 100% संभावना है। तो ऐसे ही प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हमारे पास प्रारंभिक मध्यकाल। तो प्रारंभिक मध्यकाल से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम सभी पहले उन्हीं प्रश्नों को करेंगे और इसमें पहले हमारे पास वन लाइनर प्रश्न, तो पहले हम इन्हें करते हैं, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू प्रश्नों को भी करेंगे। तो पहला हमारे पास अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम क्या था? तो इसका आंसर है किताब उल हिंद। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया था। तो इसका आंसर है मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। अल बरूनी, फाइयान, सुआनजांग तथा इत्सिंग में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? तो इसका आंसर है अल बरूनी। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक कौन थे? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? तो इसका आंसर है अल बरूनी को। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो इसका आंसर है अरबों द्वारा सिंध विजय का रिकॉर्ड है। तो चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय का इतिहास जो है वो लिखा गया है। दोस्तों, आगे नेक्स्ट है हमारे पास इसके अब एमसीक्यू प्रश्न, तो हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था। इस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गजनी का। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो वो गजनी का शासक था। महमूद गजनवी यामीन वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक का सुबुक्तगिन का पुत्र था। गजनी के शासक था सुबुक्तगिन, उसका पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी यानी कि गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। तीसरा प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तो आप इसे जरूर याद रखें कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1191 ईस्वी में। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 ईस्वी में हुई थी। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय रहे थे जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। चौथा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तराइन 1192 ईस्वी में। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था दूसरा, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पांचवा प्रश्न, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तराइन की दूसरी लड़ाई ने। 1192 ईस्वी में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। छठा प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बघेल भीम ने। मोहम्मद गोरी को पहली बार अहिलवाड़ के शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। आठवां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? तो इसका सुल्तान जो महमूद है, सोमनाथ को लूटना, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके कार्य बताने की किस घटना का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल एक। तो सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, केवल ये एक ही सही है। सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ की लूट की गई थी और अन्य सभी विकल्पों का सम्मेलन सही नहीं है, अतः अभिष्ट विकल्प जो है सी ही सही उत्तर है। नेक्स्ट अब हमारे पास सल्तनत काल। तो सल्तनत काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वन लाइनर, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो इसका आंसर है कुतुब मीनार परिसर में। कुतुब मीनार के परिसर में इल्तुतमिश की कब्र है। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा जाता था उसने चलाया था इल्तुतमिश ने। लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कुतुब मीनार भवन समूह में।
नेक्स्ट हमारे पास अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो इसका आंसर है कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार डैश में स्थित है? तो वो दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंबोर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर है रणथंबोर के। रणथंबोर के विरुद्ध पहला अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान हुआ था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है नसरुद्दीन महमूद शाह के। लैला मजनू, नूह सिपहर, आशिका तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं मानी जाती है? तो इसका आंसर है तूतीनामा। मीर हसन दहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमशुद्दीन इल्तुमिश तथा रजिया को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनको इनके काल क्रम के अनुसार लगाना है कि पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले, उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुमिश, फिर रजिया, फिर गयासुद्दीन बलबन। इनका ये काल क्रम है। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो वह है शमशुद्दीन इल्तुमिश की पुत्री थी। किसने कहा था हुनूर दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? तो इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूस दूर अस्त। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो इसका आंसर है मोहम्मद तुगलक ने। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इसका आंसर है मोरक्को से। मोरक्को से जो था इब्न बतूता का संबंध था। तो इब्न बतूता जो कहाँ का था? मोरक्को का था। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? तो इसका आंसर है मोहम्मद तुगलक ने। इलाही दरवाजा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक डैश है। तो वो क्या है? एक प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट है तुगलक राजवंश, लोधी राजवंश, सैयद तथा खिलजी वंश को अपने शासन के अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इन्हें भी कालक्रम में लगाना है कि कौन सा वंश पहले आया था। तो इसका आंसर होगा पहले खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। नेक्स्ट हमारे पास डैश के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया। तो इसका आंसर है चंगेज खां। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया। नेक्स्ट है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकूत, घरी व जकात में से किस कर की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है घरी कर की। नेक्स्ट है हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है दिल्ली में। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सब के समसामयिक थे? तो इसका आंसर है इल्तुमिश के। अमीर खुसरो कौन थे? तो इसका आंसर है कवि थे। अमीर खुसरो कौन थे? एक कवि थे। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है सैयद वंश का। सैयद वंश का प्रारंभ किसने किया था? खिज्र खान ने। नेक्स्ट हमारे पास दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका आंसर है फारसी। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। अब आगे हमारे पास इसके एमसीक्यू प्रश्न है, तो वो भी हम पढ़ लेते जल्दी से। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1206 ईस्वी से। दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया था। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था और इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। तो ये आप याद रखिए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गौरी वंश ने। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को माना जाता है, जिसमें मुख्यतः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश थे। जबकि गौरी वंश का संस्थापक मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। अतः स्पष्ट है कि गौर वंश ने कभी भी दिल्ली पर राज नहीं किया था। तीसरा प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अजमेर में अढ़ाई या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो इसे आप जरूर याद रखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में और ये 2015 में भी आया हुआ है। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें कुव्वत उल इस्लाम व कुतुब मीनार है। चौथा प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखें। तो इसको इनके कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले आएगा 4 इलबारी, उसके बाद 5 खिलजी, उसके बाद 1 तुगलक, उसके बाद 3 सैयद, फिर दूसरे पर लोधी।
इल्बारी तुर्क 1210 से 1266 ईस्वी इनका शासनकाल रहा था, और खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, और सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, और लोधी वंश जो रहा था वो 1451 से 1526 तक रहा था। पांचवा प्रश्न है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 13वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी ने किया था। यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया, अतः निर्माण के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये आप जरूर याद रखें कि 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था कुतुब मीनार। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ने इसे शुरू करवाया था इसका निर्माण, और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नसरुद्दीन का। तो दिल्ली का पद संभालने से पहले जो बलबन था वो नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नसरुद्दीन ने बलबन को उल्लुग खां की उपाधि प्रदान की थी। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नसरुद्दीन का कोई भी पुत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से वह संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के उसने सिक्के चलाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से शासन का संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उदारक इल्तुतमिश को माना जाता है। हालांकि सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंगों एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और के निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। 10वां प्रश्न हमारे सामने, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। 11वां प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से 21 में सिंध पर आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मंगबरनी की कोई सहायता न किए जाने और 1224 ईस्वी में मंगबरनी के वापस चले जाने से भारत पर मंगोल आक्रमण का भय टल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबेलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बलबन। तो बलबन को इसका श्रेय दिया जाता है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्क सरदारों के दल चिहलगानी को समाप्त किया। 13वां प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो किसने चलाया था नौरोज त्योहार? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा तथा दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत उसने दरबार में सिजदा तथा पायाबोस की प्रथा प्रारंभ की। तो ये आप जरूर याद रखें कि सिजदा तथा पायाबोस की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? बलबन ने। बलबन ने नौरोज की भी जो प्रचलन था वो भी करवाया था, और अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामों में वर्णित अफराशियाब से जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बलबन। चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला सुल्तान जो था वो बलबन था। तो जो पहला सुल्तान था वो बलबन था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 सामंतों के समूह का इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया था। बलबन भी चिहलगानी का एक सदस्य था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए इल्तुमिश की। इल्तुमिश जिसे इल्तुमिश भी कहा जाता है। रजिया सुल्ताना गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह इल्तुमिश की पुत्री थी। रजिया प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा व कुला पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी और इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्ताना। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तानों के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। 17वां प्रश्न है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम तथा तुगलक। खिलजी शासकों से पहले गुलाम वंश तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश ने शासन किया था। 18वां प्रश्न हमारे सामने, दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तुर्क। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। जातीय दृष्टि से खिलजी जो थे वो तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19वां प्रश्न, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहता था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामीन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की थी। 20वां प्रश्न है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी किसने? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नकद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने के साथ ही घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा भी शुरू की थी। 21वां प्रश्न है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मलिक काफूर को। मदुरई पांड्य राज्य की राजधानी थी। 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में मलिक काफूर ने यहाँ आक्रमण किया। यहाँ का शासक वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गया। मदुरई तक पहुंचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम सेनापति था। इसने देवगिरी, वारंगल, काकतीय तथा मदुरा आदि राज्यों को विजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अलीगुर शख्स था। 24वां प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। निम्नलिखित में से बलबन को लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के शासन को किसने उपभोग किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का शासन प्राप्त किया था और 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन अमीर खुसरो था। 26वां प्रश्न है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का प्रमुख कारण यह है कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुत वह राजधानी परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालीन रूप से अव्यवहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण ही असफल शासक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, औरंगाबाद। दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है जिसका प्राचीन नाम देवगिरी है। यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। 28वां प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी।
मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। उसने हिंदुओं को जिम्मी, इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहा। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान महमूद बिन तुगलक था। वह होली में भी हिस्सा लेता था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोरक्को से। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश लौटने पर इसने रहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन किया। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के। कुतुब मीनार को जैसे आज हम देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक द्वारा। कुतुब मीनार को जैसा आज हम देखते हैं और इस रूप में अंततः उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। 35वां प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। 36वां प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के वंशों व उनके शासन की जो अवधि है वो क्रमानुसार दी गई है। तो पहला हमारे पास दास वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, तो 1206 से 1290 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा था। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 14 से 1451 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। 37वां प्रश्न है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और उसके बाद सैयद वंश, ये इनका कालक्रम होगा। 38वां प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो कौन सा वंश शासन में आता है तुगलक वंश के बाद? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश सैयद वंश था। इस वंश ने 1414 से 1491 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की। 39वां प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1526 में। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया था। गोरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी और फरगना शासक बाबर व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 31 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। 41वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समझे सिराज आफिक तारीख फिरोजशाही के रचयिता थे। इसका विस्तार हम देखते हैं। समझे सिराज आफिक तारीख फिरोजशाही के रचयिता थे और जियाउद्दीन जो बरनी थे फतवा जहांदारी लिखी थी। अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन आशिक तुगलकनामा लिखी थी और इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें पहला हमारे पास तुगलकाबाद का किला, बी है लाल किला, हौज खास, द सिटी ऑफ सीरी। तो इसका तुगलकाबाद का जो किला था वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, तो ये चौथे से जाएगा। और द सिटी ऑफ द सीरी मिला जो बनाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। और बाकी लाल किला जो था ये शाहजहां ने बनवाया था और ये हौज खास जो था ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। तो इसका आंसर होगा
4 2 3 1, 4 2 3 1। तो 4 2 3 1 किसमें है? ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी, 4 2 3 1। तो इसका विस्तार हम देखते हैं कि प्रश्न में दिए गए स्थापत्य उनसे संबंधित शासकों का जो सम्मेलन है वो निम्न अनुसार है। तुगलकाबाद का जो किला था वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला था वो शाहजहां ने बनवाया था। हौज खास जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। द सिटी ऑफ सीरिया अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्थापत्य कला की। सल्तनत काल में भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ वह भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण था, इसलिए स्थापत्य कला की इस शैली को इंडो इस्लामी शैली कहा गया। सल्तनत काल में स्थापत्य कला की सर्वाधिक उन्नति हुई। कुछ प्रमुख इमारतें इसमें निम्न हैं, जैसे कुव्वत उत इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, सुल्तानगढ़ी, सुल्तान बलबन का मकबरा और अलाई दरवाजा इत्यादि। नेक्स्ट अब हमारे पास सूफी और भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले हमारे पास इसके वन लाइनर, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर है रामानंद के। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में सिख धर्म को स्थापित किया गया था। सूर सतसई, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर में कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? तो इसका आंसर है सूर सतसई। संत रामानंद किस शाखा से संबंध थे? तो इसका आंसर है राम मार्गी से। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन हुसैन शाह के। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर है ब्रज भाषा का प्रयोग किया है सूरदास ने। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंध थे? तो इसका आंसर है कृष्णा श्रेय शाखा से। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चैतन्य को। रामचरितमानस के अनुसार तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था। अब आगे है इसके हमारे सामने इसके एमसीक्यू प्रश्न, तो उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट। पहला है प्रश्न, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु अथवा मुरीद से आशय शिष्य से होता है। गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्य द्वारा मुरीद के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग था। दूसरा प्रश्न है, सूफी आंदोलन का मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फारस यानी कि पर्शिया से। 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन का सूत्रपात फारस पर्शिया में हुआ था, जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिलसिला। सूफी आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना गया। अमीर खुसरो एक संगीतक था और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त वो सभी था, यानी कि वो सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान भी था, इतिहासकार भी था और उपयुक्त सभी थे, संगीतक भी थे। अमीर खुसरो सूफी संत, फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान के अलावा इतिहासकार भी थे, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सत्य हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तोता ये हिंद कहा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को। तोता ये हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जो सितार व तबले के आविष्कारक भी माने जाते हैं। संस्थापकों सूची 1 तथा भक्ति संप्रदायों सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 4 3 2 1। और बाकी हम इसका विस्तार रूप भी नीचे देखते हैं कि जो सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित है। शंकर देव, एक शरण धर्म, जग जीवन सतनामी, लाल लिगिन या लाल बेग, अलखनामी, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ। सातवां प्रश्न है, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे। नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन जो औलिया थे वो चिश्तिया सिलसिले के थे। बहाउद्दीन जकारिया सुरावर्दी से थे। मियां मीर कादरी से थे और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले से थे। आठवां प्रश्न है, अलवार संतों का विवाह निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु से। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र तमिलनाडु में भक्ति की 2 संत धाराओं अलवार यानी कि वैष्णव संत एवं न्यानार शैव संत का विकास हुआ। 9वां प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असमिया। शंकर देव असम के महानतम धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग बहुतायत में कर उसे लोकप्रिय बनाया। 10वां प्रश्न है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था?
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संत तुकाराम। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम एवं समर्थ गुरु रामदास थे। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। 11वां प्रश्न है एनालिटिक्स पवित्र ग्रंथ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कन्फ्यूशियसवाद कन्फ्यूशियस धर्म का। एनालिटिक्स कन्फ्यूशियसवाद कन्फ्यूशियस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों आगे हमारे पास मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य, तो पहले हम इसके वन लाइनर प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू प्रश्न भी देखेंगे। तो पहले हमारे पास चार मीनार का निर्माण किसने किया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था, तो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण डैश केंद्र है, तो यह हिंदू केंद्र है। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था, राव जोधाजी ने किया था। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर है जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है, तो इसका आंसर है जयपुर में है। हवा महल किसने बनवाया था, तो इसका आंसर है महाराजा प्रताप सिंह ने। रणथंबोर का किला डैश में है, तो राजस्थान में है। डैश वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, तो इसका आंसर है जंतर मंतर दिल्ली का। जंतर मंतर डैश में है, तो इसका आंसर है राजस्थान में है। तो मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर भारत में कुल 5 बनवाए गए थे, जिसमें राजस्थान के एक जयपुर में है, एक नई दिल्ली में है, एक मथुरा में है और एक उज्जैन में और एक वाराणसी में। तो कुल 5 जंतर मंतर बनवाए गए थे। चांद बीबी डैश की शासिका थी, तो वो अहमदनगर की शासिका थी। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो स्थित है आंध्र प्रदेश में। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है, तो इसका आंसर है राजस्थान में। इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम, अकबर, मलिक, अंबर में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था, तो इसका आंसर है इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को। इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को जगत गुरु कहा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्र से विवाह किया था, तो इसका आंसर है देवराय प्रथम के। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था, तो इसका आंसर है गयासुद्दीन आजम शाह ने। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाजत दी थी, तो इसका आंसर है वेंकटदित्य ने। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था, तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय का। तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था, तो इसका आंसर है तुल्लु वंश का। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, तो इसका आंसर है तालिकोटा युद्ध से। गोल गुंबज क्या है, तो गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आगे हमारे पास अब इसके एमसीक्यू प्रश्न, तो हम पहले देख लेते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। दूसरा प्रश्न है विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। तीसरा प्रश्न हमारे सामने, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हरिहर द्वितीय। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। 1377 ईस्वी में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया। चौथा प्रश्न है 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी निकोलो डी कोंटी। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का जो था वो निकोलो डी कोंटी था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। पांचवा प्रश्न है कृष्णदेवराय किस राजवंश के थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विजयनगर के। कृष्णदेवराय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। छठा प्रश्न हमारे सामने, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अमुक्त माल्यद। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। इसके राजदरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याण की रचना की थी। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां प्राप्त थी और ये बाबर के समकालीन थे। तो आप जरूर याद रखें कि जो कृष्णदेवराय थे वो किसके समकालीन थे, वो बाबर के समकालीन थे। सातवां प्रश्न हमारे सामने, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। आठवां प्रश्न है निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अमुक्त माल्यद। नेक्स्ट हमारे सामने अमुक्त माल्यद किसका कार्य है, तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय का।
10वां प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी। मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है और हम्पी नगर कर्नाटक में है। यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। 11वां प्रश्न हमारे सामने, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन है हरिहर और बुक्का ने। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बने इस शहर में स्मारकों के समूह के निर्माण का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को जाता है। 12वां प्रश्न है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण के राज्यों बीजापुर, बीदर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा के मध्य लड़ा गया था। 13वां प्रश्न है, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने। कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुंबज के निर्माण का कार्य ब्राह्मण शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही प्रारंभ किया गया था, किंतु इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ था। मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद इसी में दफनाया गया था, इस कारण इसे मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। 14वां प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद आदिल शाह ने। 15वां प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बीजापुर कर्नाटक में। 16वां प्रश्न है, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोल गुंबज के लिए। बीजापुर गोल गुंबज की स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आदिल शाही। यूसुफ आदिल शाही ने 1489 ईस्वी में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने अपने पिता मोकल के हत्यारे महप्पा पनवार को, जिसने भागकर मालवा में शरण ली थी, को वहां के शासक महमूद खिलजी से समर्पित करने की मांग की। महमूद खिलजी द्वारा हत्यारे को समर्पित करने से इनकार करने पर राणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर दी और महमूद खिलजी को पराजित करके युद्धबंदी के रूप में चित्तौड़ ले आया। इसी विजय की स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश भी कहते हैं। इस स्तंभ की गणना भारत में सबसे आश्चर्यजनक मीनारों में की जाती है, जिसका कुछ अंश लाल पत्थर और संगमरमर का बना है। अनेक हिंदू देवी देवताओं के चित्र इसकी शोभा बढ़ाते हैं और इन चित्रों के नीचे लेख उत्कीर्ण है। 19वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने। 20वां प्रश्न हमारे सामने, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गवा ने। बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवा ने करवाया था। महमूद गवा मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। महमूद गवा स्वयं भी विद्वान था और उसने रोजत उल इंशा तथा दीवाने अश्र नामक 2 ग्रंथों की रचना भी की थी। 22वां प्रश्न हमारे सामने, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोलकुंडा से। तो सुविख्यात जो कोहिनूर हीरा है वो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। आगे नेक्स्ट अब हमारे पास मुगल काल। तो मुगल काल से जितने भी पहले 1 लाइनर प्रश्न बनते हैं हम उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू प्रश्न भी देखेंगे। तो पहला हमारे पास, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया? तो इसका आंसर है जहांगीर। तो राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। डैश ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो इसका आंसर है बाबर। तो बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तीसरा है, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित है? तो राजपूत चित्रकला से। दारा शिकोह अपने भाई डैश के साथ संघर्ष में मारा गया था। तो इसका आंसर है औरंगजेब। तो दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। नेक्स्ट हमारे पास, बाबर किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर है मुगल वंश का था। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है बाबर के बीच। नेक्स्ट है, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो 1540 में लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई वर्ष 1540 में लड़ी गई थी। बाबर का पुत्र कौन था? तो इसका आंसर है हुमायूं।
बाबर का पुत्र हुमायूं था। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी में। अकबर किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है हुमायूं के मकबरे को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष डैश में लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल थे। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो हुमायूं का मकबरा था। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला जो उद्यान में मकबरा था हुमायूं का मकबरा था। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियां तानसेन को। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो अकबर की। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारकों में किया गया है? तो आगरे के किले में। आगरे के किले को डैश द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर है अकबर। अकबर के द्वारा आगरे के किले को बनवाया गया था। जरदोजी कढ़ाई डैश के तहत लोकप्रिय हुई थी? तो अकबर के तहत लोकप्रिय जो हुई थी वो जरदोजी कढ़ाई थी। अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे? तो मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका आंसर है अकबर। बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी के। जहांगीर किसका पुत्र था? तो इसका आंसर है अकबर का। जहांगीर का जन्म डैश में हुआ था? तो 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का था। भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की डैश द्वारा अनुमति दी गई थी? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के द्वारा 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी में। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो जहांगीर की। शाहजहां किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के 3 सम्राटों की हुकूमत थी? तो मुगल सम्राटों की। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण डैश की याद में करवाया था? तो मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। और नोट करने योग्य है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर के उद्यान को भी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हुमायूं का मकबरा डैश में है? तो दिल्ली में है। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरा के किले में कैद करके रखा था? तो शाहजहां। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब डैश का पुत्र था? तो शाहजहां का। बीबी का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया था? आजम शाह। बीबी का मकबरा आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ था? 1707 ईस्वी में। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो गया था। औरंगजेब किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर है नादिर शाह ने। दीवान खास किसमें स्थित है? लाल किला परिसर में। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी को लिखा था। मोती मस्जिद किसमें स्थित है? तो इसका आंसर है लाल किला परिसर में। और नोट करने योग्य है कि आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? तो 1643 में ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का था। कौन मुगल वंश का नहीं था? शेरशाह सूरी। रज़मनामा डैश का एक फारसी अनुवाद है? महाभारत का। रज़मनामा महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है। वह स्मारक कौन सा है? तो इसका आंसर है लाल किला परिसर। ताजमहल का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। ताजमहल का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर है शाहजहां के।
किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? इसका आंसर है जप्ती प्रणाली। जप्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? पारसी से। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के। चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू हुई? हुमायूं के। किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? अकबर के। तो झरोखा दर्शन जो है वो अकबर के समय आरंभ किया गया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? औरंगजेब। सही सुमेलन दिया गया है जिसमें शब्द है सूबा जिसका अर्थ है प्रांत, दीवान जिसका अर्थ है वित्तीय अधिकारी और बख्शी जिसका अर्थ है सैनिक वेतना अधिकारी। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो इसका आंसर है औरंगजेब ने। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट डैश कहलाए तो वो जहांगीर कहलाए। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तैमूर के। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? अहमद लाहौरी को। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगा को। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंची? जहांगीर के। मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कोई हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले डैश कहलाते थे? तो मनसबदार। चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? मंगोल। जहांगीर की आत्मकथा तजुक-ए जहांगीरी किस भाषा में है? फारसी। आईने ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1568 ईस्वी में। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? तो इसका आंसर है 3। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक क्या था? अकबर नामा। जहांगीर किसके साथ विवाहित थे? मेहरू निसा के। और सही सुमेलन किया गया है तो जिसमें शब्द है सदर, उसकी परिभाषा दी गई है धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार सैनिक वेतना अधिकारी। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। उसके बाद फिर दिया गया है सही सुमेलित है जिसमें शब्द है दीवानी जिसका अर्थ है भू राजस्व एकत्र करना और फौजदारी अदालत एक आपराधिक न्यायालय होता था। डैश ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे? तो इसका आंसर है मुगल। मुगल ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? हुमायूं के। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? मुगल के। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अकबर। लाल किले के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? शाहजहां को। फैजी डैश के दरबार में रहते थे? अकबर के। फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। काबुल, अवध, लाहौर एवं बीजापुर में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? बीजापुर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? हिंदू कुश। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? नगीना मस्जिद। मोती उत्पादन, सिल्क वस्त्र एवं सूती वस्त्र में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? इसका आंसर है सूती वस्त्र। अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खान। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जब्त। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? बाबर ने। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी के। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने। अबुल फजल किस सूफी के पुत्र थे? शेख मुबारक के। किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? इसका आंसर है विंसेंट स्मिथ। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसका आंसर है कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला जो अंग्रेज था वो कैप्टन विलियम हॉकिंस था। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुची। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न ए ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? इसका आंसर है पंचमहल।
पंचमहल को पत्थर में सोपन कहा जाता है। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाबर बैरम खां। तो जो बैरम खां जो थे वो अकबर के शासनकाल से संबंधित है, ना कि बाबर के। आगे नेक्स्ट है हमारे पास अब इसके MCQ प्रश्न, तो हम उन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1526 ईस्वी में। बाबर ने पहले पंजाब पर आक्रमण करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 आक्रमण किए और 5वें आक्रमण में दिल्ली को जीतने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर अपने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों बाजोर और भेरा को जीतकर वापस चला गया। दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 ईस्वी में हुआ। इस बार वह पेशावर से वापस चला गया। और तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया। इस बार बाजोर और भेरा के अतिरिक्त पंजाब में प्रवेश करके सियालकोट और सैयदपुर पर अधिकार कर लिया। बाबर का चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में हुआ था। इस बार वह लाहौर और दीपालपुर को जीतकर वापस चला गया। और इसने 5वां आक्रमण दिल्ली को जीतने के उद्देश्य से किया, जो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई तथा इब्राहिम लोदी मारा गया। और कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। यह भी इसमें नोट करने योग्य दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बाबर। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। उसका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया। तीसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1526 में। पांचवा प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाबर तथा लोदी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। छठा प्रश्न है, बाबर ने तुजुक-ए बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। बाबर ने तुजुक-ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा गया, नामक अपना संस्मरण मूलतः तुर्की भाषा में लिखा था। यद्यपि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। इसमें भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में बाबर ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। सातवां प्रश्न है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का शासक था, जिसने मोहम्मद गौरी से तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। अतः विकल्प भी सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित दिए गए हैं। 9वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाबर ने। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को मुंबईया नामक पग शैली का जन्मदाता माना जाता है और इसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। 10वां प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राणा सांगा। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आगरा में। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान आधुनिक आरामबाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। 12वां प्रश्न है, पुराना किला किसने बनवाया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, शेरशाह ने। दिल्ली में पुराना किले का जो निर्माण है हुमायूं द्वारा 1533 से 1538 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। शेरशाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण करवाया गया था तथा इस किले का नाम शेरगढ़ कर दिया गया।
13वां प्रश्न है 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौज। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की, जबकि इसने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। इसके पश्चात हुमायूं को विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंदी के युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। 14वां प्रश्न है हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कन्नौज। 15वां प्रश्न है कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन है 1540 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका वास्तुकार मीरन मिर्जा गियास था। मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण इस मकबरे की विशेषता है। 17वां प्रश्न हमारे सामने हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीरक मिर्जा गियास। 18वां प्रश्न है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शेरशाह के। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल अकबर की सेवा से पहले शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। तो आप इसे जरूर याद रखें कि जो टोडरमल थे वो अकबर से पहले शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। 19वां प्रश्न है अकबर डैश की वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 13 वर्ष। ऑप्शन सी, 13 वर्ष। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी ईस्वी को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उसी समय अकबर की आयु लगभग 13 वर्ष 4 माह थी। 20वां प्रश्न है कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 13 वर्ष। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत मुगलिया फौज की कमान संभाले हुए था। कलानौर में ही मात्र 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में उसके सिर पर मुगल वंश का ताज रख दिया गया। 21वां प्रश्न हमारे सामने पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर अकबर, बैरम खां एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खां ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। 5वां प्रश्न है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बदायूं ने। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में जमनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं, नकीब खां, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। 23वां प्रश्न है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बदायूं ने। रामायण का फारसी में अनुवाद 1589 ईस्वी में अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। बदायूं अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकारों में से एक था। वह बदायूं का रहने वाला था। उसने मुंतखब उल तवारीख नामक ग्रंथ की रचना की। वह एक कट्टर मुसलमान था, अतः उसने प्रत्येक चीज को शरअ के तराजू पर तोला। 24वां प्रश्न है निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल ने। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है तथा इसका अंतिम व तीसरा खंड आईने अकबरी है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सुहेली के नाम से किया था। 25वां प्रश्न हमारे सामने आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। 27वां प्रश्न वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरि विजय। हरि विजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था। हरि विजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। तो आप इसे जरूर याद रखें कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? हरि विजय सूरी को। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। 28वां प्रश्न है दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बंधुत्व। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। 29वां प्रश्न हमारे सामने हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इसका परिणाम मुगल सेना के पक्ष में रहा तथा राणा प्रताप को स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु समीप की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी।
30वां प्रश्न है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। इसे अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब एवं ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 31वां प्रश्न, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अकबर ने। 32वां है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने। उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। यह 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल अथवा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मोती मस्जिद। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम उज जमानी महल फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। 35वां प्रश्न है बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाजा एक दर्शनीय स्मारक है जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। अकबर द्वारा निर्मित यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। 36वां प्रश्न है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इबादत खाना में। अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई थी। इबादत खाने में उसकी धार्मिक परिचर्चाएं गुरुवार को सायंकाल होती थी। 1578 ईस्वी में उसने इबादत खाने को धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया। प्रारंभ में यह केवल मुसलमानों तक सीमित था, बाद में उसने इसे हिंदुओं, जैनियों, पारसियों तथा ईसाइयों के लिए भी खोल दिया। 37वां प्रश्न हमारे सामने प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अकबर ने। ऑप्शन बी अकबर ने। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम मुगल शासक अकबर ने दिया। यहाँ अकबर ने गंगा यमुना के तट पर एक किले का निर्माण कराया जिसे इलाहाबाद का किला कहते हैं। 38वां प्रश्न है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बैरम खां। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक या रिजेंट बैरम खां था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। वस्तुतः वह 1556 से 1560 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता बना रहा। 39वां प्रश्न है अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बैरम खां। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अकबर ने। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा तथा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा का कर लेना भी बंद कर दिया। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया लेना पुनः प्रारंभ कर दिया। 41वां प्रश्न है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1/3। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई कर प्रणाली प्रारंभ कर मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था को स्थायी रूप स्वरूप प्रदान किया। 42वां प्रश्न है अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टोडरमल। 43वां प्रश्न है टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? इसका आंसर ऑप्शन सी अकबर के। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनः निर्धारण हेतु 1570 से 71 ईस्वी में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री यानी कि राजस्व मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का पिछले 10 वर्ष का औसत निकाल कर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। 44वां प्रश्न है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रामतनु पांडे।
अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। 45वां प्रश्न हमारे सामने, दीन ए इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अकबर के। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही देवीय एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, राजा बीरबल। 47वां प्रश्न है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बीरबल। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट हमारे सामने, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैरम खां अकबर। दिए गए विकल्पों में से सही जोड़ा बैरम खां अकबर ही है। बैरम खां अकबर का संरक्षक था तथा 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में उसी के सेनापतित्व में मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 50वां प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। 51वां प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। 52वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इक्ता प्रणाली। दास प्रथा, मनसबदारी प्रणाली तथा जब्ती प्रणाली सुधार को अकबर द्वारा अपनाया गया या आरंभ किया गया। इक्ता प्रणाली की शुरुआत सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने की थी। 53वां प्रश्न है, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासन काल में 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। मुगल शासक अकबर का शासन काल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। 54वां प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। 55वां प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विश्व विजेता। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ विश्व विजेता होता है। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 ईस्वी में बादशाह बनने पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। 56वां प्रश्न हमारे सामने, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर की। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। उसका मूल नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। 57वां प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर और जहांगीर ने। बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुक-ए जहांगीरी लिखी। जहांगीर के शासन के 16 वर्षों के बाद का इतिहास मोतमिंद खां ने लिखा था। 58वां प्रश्न हमारे सामने, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे दौलत, मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास, अबुल हसन एवं मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जॉन हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह शाही दरबार में 1608 से 1611 ईस्वी 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। 60वां प्रश्न हमारे सामने, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर ने। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई। इसमें शराब व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया। 61वां प्रश्न है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जहांगीर कहलाया। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी
1592 को लाहौर में हुआ था और उसके बचपन का नाम खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी शाहजहानाबाद की दिल्ली में नींव डाली। नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षक लाल किला के नाम से प्रसिद्ध महल दुर्ग था। 63वां प्रश्न हमारे सामने, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फारसी आक्रामक नादिर शाह। फारसी आक्रामक नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। वह अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस भी ले गया था। 64वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आगरा में। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य के कारण 1657 ईस्वी में उसके चारों बेटों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। मुगल शासक औरंगजेब को धार्मिक रूप से अस्पृश्य माना जाता है। उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट बना। उसने 1707 से 712 ईस्वी की अवधि में शासन किया। उसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। 17वां प्रश्न हमारे सामने, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फारसी। मुगल शासकों की दरबारी अथवा राजभाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। 71वां प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। 72वां प्रश्न हमारे सामने, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम रबिया उद दौरानी की याद में 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताजमहल। ताजमहल लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। यह आकार में वर्गाकार है तथा इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां द्वारा। समुद्र तल से 171 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में करवाया था। 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुए इस मकबरे का रूपांकन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। यह मुगल वास्तु शैली में निर्मित है।
75वां प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। 76वां प्रश्न है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ये सही नहीं है। ताजमहल पर कुरान की आयतें उत्कीर्णित है। इस पर उत्कीर्णन का कार्य अमानत खां शिराजी ने किया था। इनका नाम ताजमहल के एक द्वार पर अंत में उत्कीर्णित है, किंतु कारीगरों के नाम इस पर उत्कीर्णित नहीं है। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो स्मारक दिया गया है और शासक दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सी ए। तो आगरा का किला अकबर से संबंधित है और ताजमहल शाहजहां, पुराना किला शेरशाह। आगरे का किला अकबर, ताजमहल शाहजहां, पुराना किला शेरशाह। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी 1656 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार है, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों उत्तरी तथा दक्षिणी से सामान्य प्रजा आया करती थी। नेक्स्ट हमारे सामने अब शेरशाह। तो शेरशाह से संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न बनते हैं तो पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू प्रश्न भी पढ़ेंगे। शेर खान ने डैश को 1539 और कन्नौज 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। तो किसे भागने के लिए बाध्य किया? तो इसका आंसर है हुमायूं को। शेर खान ने हुमायूं को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। किसने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर है फरीद खां। इसका आंसर है फरीद खां। दोस्तों आगे है इसके एमसीक्यू प्रश्न, तो वो भी हम देख लेते हैं। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन 2 स्थानों पर पराजित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चौसा तथा कन्नौज। शेर खान ने हुमायूं को 1539 ईस्वी में चौसा तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसलित मिंट किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपए का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अंततः विकसित थी। उसमें पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। तीसरा प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पूर्व बंगाल। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती थी। चौथा प्रश्न है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कलिंजर में। ऐसा माना जाता है कि कलिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लोटे गोले के विस्फोट से शेरशाह की 1545 ईस्वी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक अग्नेस्त्र चला रहा था। आगे नेक्स्ट हमारे पास मराठा। तो मराठाओं से संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न बनते हैं तो पहले हम उन्हें देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे? तो मराठा वंश के। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? 1674 ईस्वी में। छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 ईस्वी किस वंश का शासक था? मराठा वंश का। किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो शिवाजी ने। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा मराठा को। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? इसका आंसर होगा पेशवा। डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। इसका आंसर होगा गोरा कुंभार। गोरा कुंभार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। ज्ञानेश्वरी 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो डैश पर एक कमेंट्री है। इसका आंसर होगा भगवद गीता। भगवद गीता।
ज्ञानेश्वरी 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भगवद गीता पर एक कमेंट्री है। 1761 ईस्वी की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए? मराठा। महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? मराठा के। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा पाटिल। दोस्तों आगे हैं अब इसके एमसीक्यू प्रश्न, तो उन्हें भी हम फटाफट देख लेते हैं। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। शिवाजी का गुरु कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रामदास। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोणदेव का पड़ा। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शिवाजी। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े थे। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करने के लिए बाध्य किया। चौथा प्रश्न हमारे सामने, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजा जयसिंह। पांचवा प्रश्न है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शाइस्ता खान। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिणी का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों और किलों को जीतने में सफलता पाई, परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खान के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खान मार डाला गया। छठा प्रश्न है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2 बार। छत्रपति शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, प्रथम बार फरवरी 1664 ईस्वी में और दूसरी बार अक्टूबर 1670 में। सातवां प्रश्न है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता हेतु संघर्ष जारी रखा। आठवां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1674 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ था। 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया था, अतः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 ईस्वी को संपन्न कराया गया था। 9वां प्रश्न है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रायगढ़। 10वां प्रश्न है, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो इसमें एक भी ऑप्शन मिल नहीं खा रहा है, क्योंकि जो शिवाजी थे उन्होंने फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज तीनों से तोपे और गोला बारूद खरीदते थे, तो एक ही इसमें तीनों में से एक नहीं मेल खाएगा। तो शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपे थी और ये तोपे फ्रांसीसियों, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों से खरीदी गई थी, तो तीनों से खरीदी गई थी, तो इसमें आंसर मेल नहीं खा रहा है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेना नायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। 12वां प्रश्न है हमारे सामने, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासन 1740 से 61 ईस्वी तक था। 13वां प्रश्न है, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुई थी। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। 14वां प्रश्न हमारे सामने, जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। 15वां प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सालबाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर दिए गए तथा अगले 20 वर्षों तक शांति बनी रही। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो 16 प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रहने पर भी 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। दोस्तों ये थे मध्यकालीन भारत से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों मैंने प्राचीन भारत से संबंधित वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो में भी एग्जाम रिलेटेड प्रश्न ही मैंने डाले हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।